विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार में बीजेपी अब जेडीयू से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गई है। कैबिनेट में बीजेपी का दबदबा जाहिर तौर पर बढ़ गया है, क्योंकि अब कुल 36 मंत्रियों में से 21 मंत्री बीजेपी कोटे के होंगे। पहले के जैसे जेडीयू कोटे के 13 मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम से एक मंत्री और निर्दलीय चेहरा मंत्री रहेंगे। आसान भाषा में समझे तो नीतीश कैबिनेट में बीजेपी की हिस्सेदारी 58% हो गई है, तो वहीं जेडीयू की हिस्सेदारी महज 36% रह गई है। मतलब बिहार सरकार में अब बीजेपी जेडीयू से 22% ज्यादा पावरफुल है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार सरकार में बीजेपी को न सिर्फ 21 मंत्री पद मिल गए हैं, बल्कि उसके पास 2 डिप्टी सीएम का पद भी पहले से मौजूद है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर किस मजबूरी के चलते नीतीश कुमार बीजेपी को अपना बड़ा भाई बनाने के लिए राजी हो गए। साथ ही साथ अब जब बिहार सरकार में बीजेपी की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, या ऐन वक्त पर कोई ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा कि अब तक बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द घूमती रही है। हमेशा बीजेपी ही नीतीश को अपना बड़ा भाई बनाते आई है। इससे पहले साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो एनडीए ने सबसे ज्यादा 125 और महागठबंधन ने 110 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वादे के मुताबिक बीजेपी ने नीतीश को बड़ा भाई बनाया और वो 7वीं बार सीएम बने। 2024 में जब नीतीश का मन फिर बदला और वे एनडीए खेमे में आ गए, तब भी बीजेपी ने नीतीश को बड़ा भाई बनाया और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक बार फिर नीतीश पर भरोसा जताया और उन्हें अपना नेता चुना। नीतीश तब 9वीं बार बिहार के सीएम बने, लेकिन इस बार खेल पलट गया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि कैबिनेट विस्तार के तहत बीजेपी कोटे के किन 7 चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली है और इसके जरिए बीजेपी ने कैसे जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की है। सबसे पहले इस लिस्ट में दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी का नाम आता है, जो वैश्य समाज से आते हैं। उसके बाद बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक सुनील कुमार, जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं। दरभंगा की जाले सीट से बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा, जो कि भूमियार जाति से ताल्लुक रखते हैं। साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू सिंह, जो कि राजपूत जाति से आते हैं। रीगा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मोतीलाल प्रसाद, जो कि तेली जाति से ताल्लुक रखते हैं। सारण के अमनौर सीट से बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार मंटू, जो कि कुर्मी जाति से आते हैं। इनके अलावा सिकटी सीट से बीजेपी विधायक और अति पिछड़ा केवट समुदाय से आने वाले विजय कुमार मंडल ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो जाहिर तौर पर कैबिनेट विस्तार से ये साफ हो गया है कि चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश हर जाति को साधने की है। इसी वजह से बीजेपी ने अगड़ी जातियों के साथ साथ पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से आने वाले नेताओं को बिहार सरकार में मंत्री बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में पीएम मोदी के बिहार दौरे के बाद जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना गए थे, तो इसी दौरान कैबिनेट विस्तार को लेकर उनकी और सीएम नीतीश की बात हुई थी और सभी नामों पर सहमति भी बनी थी। यहाँ आपको बता दें कि असल में नीतीश कैबिनेट में 6 मंत्री पद ही खाली थे, लेकिन बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 7 पद खाली हो गए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो भी चेहरे मंत्री बनाए गए हैं, उनके पास काफी तजुर्बा है और जनता को इसका फायदा पहुंचेगा। सुनिए। लिए हैं जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है, सभी कार्यकर्ता से यहाँ तक आए और सभी को एक लंबा अनुभव है और इस लंबे अनुभव का फायदा सरकार को भी मिलेगा और आम जनता को भी मिलेगा। देखते हुए जातीय समीकरण और क्षेत्र को भी वो तो कोई भी राजनीतिक दल जो है जातीय समीकरण और सभी मिलाकर के ही काम करती है। अब असली सवाल तो ये है कि अब जब बीजेपी बिहार विधानसभा के साथ साथ नीतीश कैबिनेट में भी सबसे ज्यादा वजनदार हो गई है, तो क्या वे नीतीश कुमार को पहले की तरह सीएम फेस घोषित करेगी या नहीं। याद हो कि इस संबंध में जब नीतीश के बेटे निशांत से सवाल पूछा गया था, तो उनका जवाब थोड़ा अटपटा था। निशांत ने बातों बातों में एनडीए से अपने पिता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग कर दी थी। सुनिए। कल प्रधानमंत्री बिहार आए थे और अच्छा ठीक है, पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा, तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है।
ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आने अरे चलो कार्यकर्ताओं की भी डिमांड और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएम के बेटे निशांत कुमार को मीडिया के माध्यम से क्यों कहना पड़ा कि उनके बेटे नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। निशांत का ताजा बयान आने के बाद नए सिरे से अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल कुछ महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी शो में बिहार में एनडीए के सीएम फेस के सवाल पर कहा था कि ये फैसला बीजेपी और जेडीयू के लोग मिलकर तय करेंगे। इसके कुछ घंटों बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही थी। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने इस बयान पर सफाई दे दी थी। इन दोनों बयानों के आने के बाद से जेडीयू के कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी और पार्टी कार्यालय के बाहर स्लोगन लिखे पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की अपनी बात रख दी थी। पिछले दिनों दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश के नहीं पहुंचने पर भी पार्टी की ओर से चुप्पी साध ली गई थी। हालांकि रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक एक दिन पहले ही नीतीश ने दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। दिल्ली सीएम के शपथ कार्यक्रम में नीतीश के नहीं पहुंचने पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने मजाकिया लहजे में कहा था कि नीतीश कुमार उनके साथ आने वाले हैं, इसलिए रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में नहीं गए। अब ये तो जग जाहिर है कि नीतीश कुमार जब भी कभी नाराज होते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं। नीतीश के बदले पार्टी के दूसरे नेता बयान देने लगते हैं। बेटे निशांत कुमार के बयान को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल तो नहीं करने वाली। मतलब ये कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़कर सीएम किसी और को बनाने की रणनीति। असल में कई लोगों का मानना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन बाद में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया था। अटकलों के इतर देखा जाए तो जिस तरह से पीएम मोदी की हालिया बिहार की रैली में जिस तरह से नीतीश कुमार वापस महागठबंधन में न जाने की बात दोहराते नजर आए थे और पीएम ने भी जिस तरह से नीतीश को लाडला कहकर संबोधित किया था, उससे तो जनता के बीच यही मैसेज पहुंचा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। तो फिर सवाल ये कि कहीं नीतीश ने किसी मजबूरी के चलते तो बीजेपी को अपना बड़ा भाई नहीं बना लिया। बिहार की राजनीति को करीब से जानने और समझने वालों का कहना है कि इस वक्त नीतीश कुमार के दिमाग में दो बातें चल रही होंगी। पहली बात तो ये कि नीतीश ये जानते हैं कि अगर उन्होंने फिर से आरजेडी से हाथ मिलाया तो उनकी छवि को काफी ठेस पहुंचेगा और जेडीयू का वोट बैंक हमेशा के लिए खिसक सकता है। ऐसे में वो बीजेपी के साथ रहेंगे तो कम से कम उनकी पार्टी तो बची रहेगी और जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की ताकत बढ़ने से जेडीयू को कोई खतरा क्यों नहीं होगा। तो इसका जवाब आसान है, क्योंकि जेडीयू केंद्र की राजनीति में बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूरी है। इसलिए बीजेपी शायद ही कभी बिहार में अपनी सहयोगी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगी। यहाँ दूसरी बात जो नीतीश के मन में चल रही होगी वो ये कि उनके बेटे निशांत का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहे। जिस तरह से निशांत की राजनीति में आने की चर्चाओं ने जोर पकड़ी है, ऐसे में नीतीश की रणनीति ये होगी कि उनके बाद अगर निशांत उनकी विरासत संभालें तो बीजेपी की तरफ से उनके रास्ते में कोई अड़चन ना आए, ताकि निशांत की सफल लॉन्चिंग हो सके। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर बीजेपी के नेता अभी से ही काफी सकारात्मक रिएक्शन दे रहे हैं। कई लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान और एनडीए के बाकी सहयोगियों को भी मंत्री पद मिलेंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा में चिराग पासवान की पार्टी के एक भी विधायक नहीं है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास भी कोई विधायक नहीं है। और अब तो ये साफ भी हो गया है कि कैबिनेट विस्तार में जिन 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है वो सारे बीजेपी कोटे के थे। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक हैं। जीतन राम मांझी की तरफ से एक और मंत्रालय की मांग होती भी रही है, लेकिन उन्हें इस बार भी कोई एक्स्ट्रा मंत्री पद नहीं मिला है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। सुनिए। नहीं, चुनाव से इसको जोड़कर मत देखिए। पहले ही से मामला था, होना था, नहीं हुआ था, आज हो गया, तो इसको चुनाव से जोड़कर मत देखिए। बिल्कुल 100% से ज्यादा बिल्कुल सब स्मूथ है, स्मूथ रहेगा। अब उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी कहें, लेकिन ये तो सभी को पता है कि राजनीति में कभी कोई भी कदम बिना फायदा नुकसान के नहीं उठाए जाते। बहरहाल इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेती है ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।